नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह। सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। पाकिस्तान को छोड़ सभी देशों का मिला समर्थन। रोगियों, व्यापारियों को भारत से आसान वीजा। राज्यसभा की कार्यवाही में कई बदलावों को मंजूरी। प्रश्नकाल अब 12 बजे से शून्यकाल 11 बजे और दोपहर 2 बजे रखे जाएंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। काले धन पर विपक्ष का गुमराह करने का आरोप। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का राज्यसभा से वॉकआउट। वित्त मंत्री ने काला धन लाने का दिलाया भरोसा। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा से पारित। नेता विपक्ष की जगह। सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में जगह। और ग्रैंड जूरी के फैसले का अमेरिका में व्यापक विरोध। कई शहरों में प्रदर्शन और आगजनी। ओबामा ने की शांति की अपील। और अब पहली खबर। हम बात करेंगे सार्क शिखर सम्मेलन से। काठमांडू में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में आज आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। भारत की पहल का सभी देशों ने समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान इस मसले पर अलग थलग देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने 26/11 हमले की छठी बरसी पर सभी सदस्य देशों से आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में सहयोग की अपील की। A prosperous SAARC needs the strong foundation of secure South Asia. If we are sensitive to each other's security and the lives of our people, we will deepen friendship, spur cooperation and advance stability in our region. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ने भारत के रुख का समर्थन किया। We will not allow our territory to be used against any of our neighbors, but we will not permit anybody to conduct proxy wars on our soil either. Terrorism still remains a fundamental security challenge, both regionally and internationally. Sri Lanka cannot remain complacent in maintaining safeguards against this possible resurgence. पाकिस्तान ने आतंकवाद पर कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। The focus on deeper integration for peace and prosperity is most appropriate and reflects our common desire for promoting mutual understanding and reaching out to each other to create a win-win scenario. उधर भारत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी इसका जिक्र नहीं है। That we do not plan any structured meeting between our Prime Minister and the Pakistani Prime Minister simply because we have not received a request to that extent. इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात की जरूरत बताई। हम तो हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं। क्या बातचीत होगी या नहीं, ये तो सिर्फ दोनों मुल्क के वजीर आजम तय कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मई में मुलाकात हुई थी। तब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। अगस्त में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित की अलगाववादियों से मुलाकात के बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द हो गई थी। काठमांडू से अरफा खानम के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। हालांकि सार्क में आतंकवाद का मुद्दा हावी रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया। हालांकि पाकिस्तान के नकारात्मक रुख का असर इस मुहिम पर भी देखने को मिला। Specific partnership शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार बहुत कम है। ये दुनिया के कारोबार का महज 5% है। प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के नागरिकों को 3 से 5 साल का बिजनेस वीजा और चिकित्सा उपचार के लिए मेडिकल वीजा की शुरुआत का ऐलान किया। Because India will now give business visa for 3 to 5 years for SAARC countries. Let us make it
even easier for our businesses through a SAARC business traveler card. प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के बीच सड़क और रेल संपर्क की जोरदार वकालत अपने भाषण में की। एक दिन पहले भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती के लिए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया था, लेकिन पाकिस्तान के इनकार की वजह से सार्क देशों के बीच ये समझौता नहीं हो पाया। Making the journey, infrastructure is our region's greatest weakness, and it is most pressing need. When I thought of coming to Kathmandu by road, it made many officials in India nervous. We can build. भारत सार्क देशों के लिए 2016 तक एक साझा उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, जिससे शिक्षा, टेलीमेडिसिन, आपदा प्रबंधन, संचार और मौसम भविष्यवाणी में सहूलियत होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भारत के इस तोहफे के प्रति आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता, हमारी सहयोगी आरफा खानम शेरवानी इस वक्त काठमांडू में है, सार्क सम्मेलन कवर करने गई हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ वहां। आरफा, 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के पहले दिन क्या मुद्दे हावी रहे और किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ये सार्क सम्मेलन? जहाँ सार्क सम्मेलन की शुरुआत हुई इनॉग्रल सेशन के साथ, जिसके बाद 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने भाषण दिए। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इन भाषण में कही गई, लेकिन दिन के आखिर होने तक जो है वो पूरा फोकस इस बात पर सिमट आया कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो कनेक्टिविटी से जुड़े हुए समझौते थे 3, जिनको भारत ने शुरुआत की थी, जिसका समर्थन श्रीलंका ने भी किया था, उनको किस तरह से उसका रास्ता रोका है। सारा ध्यान इसकी तरफ केंद्रित हो गया कि पाकिस्तान का ये कहना है कि जो इंटरनल प्रोसेस है, यानी आपसी सहमति जो है वो बनना बाकी है और इससे पहले इस पर समझौता नहीं हो सकता। तो क्या आरफा हम ये माने कि भारत पाक रिश्तों का जो तनाव है वो भी इस पर हावी रहा और भारत पाक रिश्तों में जो झगड़े का असर है वो सार्क को बैटल ग्राउंड बना दिया? जी हाँ, महत्वपूर्ण रहा काफ़ी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण और सबसे ख़ास बात ये रही कि उन्होंने एक्सटेम्पोर बोला। बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने सब ने रिटन स्पीच पढ़ी, लेकिन वो आदतन जिस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक्सटेम्पोर बोला, अंग्रेज़ी में उन्होंने भाषण दिया और सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस था वो जाहिर है आर्थिक मुद्दों पर रहा, आर्थिक रिश्तों पर रहा। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी जो है आपस में देशों को जो जोड़ना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रेड रिलेशंस की दिशा में भी आगे बढ़ना। और जो 2-3 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट रहे उसमें 3 से 5 साल का वीज़ा देने की बात कही है सार्क सदस्य देशों को। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल वीज़ा देने की भी बात कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत के लिए भी। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो जोर देते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देते हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। ख़ास बात जो उन्होंने एक स्लोगन जैसा दिया है वो ये है कि 7 देश जो हैं, ये 8 देश, ये पास तो हैं लेकिन जब साथ होंगे, जब एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएंगे। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व विदेश सचिव राजीव सीकरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। अभी आपने हमारे संवाददाता आरफा खानम शेरवानी को सुना, उन्होंने कहा कि 3 एग्रीमेंट होने थे सार्क देशों के बीच जो बेहद महत्वपूर्ण थे, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और रोड कनेक्टिविटी, लेकिन वो हो नहीं पाए। वो बाकी सारे देशों की सहमति के बावजूद पाकिस्तान का जो नानुकुर रहा और पाकिस्तान ने जिस तरह से विरोध का अड़ियल रुख अपनाए रहा, उससे वो संभव नहीं हो सका। तो अब इसे क्या मानेंगे? क्या ये नाकामी के संकेत हैं सार्क के? देखिए, मुश्किल सार्क में ये है कि जब तक सब मुल्क ना माने, यूनानिमस ना हो, सर्वसम्मति से ना हो, तो कोई प्रपोजल सुझाव अपनाया नहीं जा सकता है, उसको पास नहीं किया जा सकता है। और पाकिस्तान ने इस बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो क्षेत्रीय सहयोग में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, अफ़गानिस्तान एक सदस्य है, सार्क का सदस्य है, और वो अफ़गानिस्तान के जौन से संपर्क है हिंदुस्तान और बाकी सार्क के मुल्कों के साथ नहीं करना चाहते हैं। तो ये जौन सा राजनीतिक जौन से बादल है ना, घने बादल, काले बादल उसके ऊपर छाए रहे हैं इस सार्क समिट में। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत पाक झगड़े का बैटल ग्राउंड बन गया सार्क? हमें ये रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया को भी इसमें एक
जिम्मेदारी का रोल लेना चाहिए। सब इस पर फोकस करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान मिले नहीं मिले, कुछ कहा नहीं कहा। अब देखिए इतने बाकी जो उनसे नेता थे उन्होंने अपने स्पीचेस दिए, उनके ऊपर हमें गौर फरमानी चाहिए कि लेकिन हम सीकरी साहब उनके ऊपर ज़रूर गौर फरमा सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए और ये हकीकत है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर सार्क कंट्रीज़ के 80% हिस्से पर के अधिकारी हैं। उनका 80% जो सार्क का जो एरिया है वो भारत और पाकिस्तान के हक में है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पाकिस्तान को वीटो दे दें। हाँ। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत अहम बात की अपनी जो सी तकरीर में, उन्हें अंत में उन्होंने कहा हम आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रीय सहयोग आगे बढ़ेंगे, ये या तो हम सार्क के अंतर्गत इनको बढ़ाएंगे या उसके बाहर, या हम सब सार्क देश मिलके करेंगे या हम कुछ अपने पड़ोसियों के साथ कर लेंगे। तो मतलब उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ नहीं चलना चाहता तो हम तो बाकियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या ये संभव है कि बिना एक भी देश के सहमति के सार्क कंट्रीज आगे बढ़ जाएं? क्योंकि सार्क के तो चार्टर में ये है संभवतः, जहां तक मुझे पता है कि सार्क के चार्टर में ये है कि सबकी सहमति जरूरी है। इसलिए अगर देखिए सबसे अहम बात है कि क्षेत्रीय सहयोग हो। सार्क एक माध्यम है, अगर सार्क एक माध्यम अच्छा नहीं है, चल नहीं रहा है, तो दूसरे माध्यम भी हैं, क्योंकि सार्क के अंतर्गत भी एक सब रीजनल कोऑपरेशन है, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। एक और है बिम्स्टेक, जिसमें सब सार्क मुल्क सवाए मालदीव्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि पश्चिम में रहते हैं वो मिले हैं, साथ में म्यांमार और बांग्लादेश, थाईलैंड भी है। तो अगर सार्क नहीं चलता है तो हमें इन दूसरे जो से मैकेनिज्म्स हैं इनको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देना चाहिए बनिस्बत की सिर्फ सार्क के ऊपर। सार्क एक सिर्फ माध्यम है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, मुझे लगता है तो एक क्या संकेत है। बाइलैटरल ट्राइलैटरल रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं और उस पर उन मुद्दों को उठाया जा सकता है, क्योंकि सार्क के चार्टर ये भी कहता है कि बाइलैटरल इश्यूज को नहीं उठाया जा सकता। नहीं, बाइलैटरल नहीं, बाइलैटरल सहयोग तो हम कर सकते हैं, ट्राइलैटरल सहयोग भी कर सकते हैं। अगर हम नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और हिंदुस्तान मिलके कहीं भी हम तो आगे बढ़ रहे हैं, कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम साथ में कहते हैं भी म्यांमार को भी ले आते हैं तो बड़ा अच्छा है। तो पाकिस्तान अपना अलग रहे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और उसके साथ में अफगानिस्तान के साथ सहयोग बड़ा मुश्किल है जब तक कि पाकिस्तान की रजामंदी नहीं होगी। मालदीव और श्रीलंका अपना आइलैंड नेशंस हैं, उनके समस्याएं अलग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा पूर्वी दिशा जो से एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें हमें ये साउथ एशियन इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, सार्क में असली प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है वो चाहता है कि हम बराबरी का रोल प्ले करेंगे। इससे ये होता है कि कंपेटिटिवनेस होता है, कोऑपरेशन नहीं होता है। दूसरी बात ये सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि अगर आप दुनिया भर में देखें तो क्षेत्रीय सहयोग तब आगे बढ़ा है जब सब सदस्यों में एक ही सुरक्षा का पर्सपेक्टिव हो। हम सब एकजुट हों कि हाँ भी कि एक दूसरे के खिलाफ हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे दूसरे की सुरक्षा हो। अब अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहा है जो कि हमारी सुरक्षा को हानि पहुंचा रहा है, तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? और तीसरी बात यह है कि ये हमें सब मिलके करना होगा कि अपने मुल्कों में एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएं, क्योंकि अब तो सार्क एक ऐसे तमाशा है लोगों के लिए। अगर लोगों को पता चले कि हमारे जीवन में कुछ इसमें फ़र्क होगा, कुछ अच्छे होंगे, और इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव आज दिए वो बहुत अहम हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भी पर्यटन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, मेडिसिन में, हेल्थ में, साइंस में, सैटेलाइट, मतलब जैसे कि लोगों की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क हो, कुछ बेहतरी तो हो। क्या पाकिस्तान को छोड़ के भी इन सब मुद्दों पे आगे बढ़ा जा सकता हाँ, है? क्यों नहीं बाकी बढ़ा सार्क सकता? कंट्रीज आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सार्क के अंतर्गत नहीं हो सकता, पर क्षेत्रीय सहयोग तो हो सकता है। अब जैसे हमने नेपाल के साथ
वो मोटर मतलब आप ये कह रहे हैं कि सार्क का इस्तेमाल अपने संबंधों को बेहतर करने में किया जा सकता है, अपने बाकी सभी चीजों को बेहतर करने में किया जा सकता है, भले ही सार्क का प्लेटफॉर्म ना हो। हाँ, भले सार्क रीजनल लेकिन पाकिस्तान की नाराजगी किन मुद्दों को लेकर है और पाकिस्तान कब तक इस तरह का रुख अब ये तो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि क्या क्या सोचते हैं। जब तक वो उनका अप्रोच नहीं बदलेगा, जब तक वो समझेंगे कि हिंदुस्तान के साथ सहयोग नहीं करना है, तो नहीं आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे सब पड़ोसी मुल्कों के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ सहयोग करके उनकी उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी, या वो समझते हैं कि हिंदुस्तान से अलग रह के उनकी प्रगति होगी। मैं समझता हूँ कि सारे सार्क देश जौन से हैं, पाकिस्तान को छोड़िए, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की दुनिया में एक छवि है, एक इन्फ्लुएंस है, तो वो साथ में मिलकर बढ़ेंगे। भी आप हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान बार बार इस तरह से मुद्दों को उठा रहा है कि जिसमें चाइना को मेंबरशिप मिल जाए, क्या इससे भी उसकी कहीं कोई नाराजगी का लिंक जुड़ा हुआ है? देखिए, ये तो इससे जो सा आपसी विश्वास है और भी कम हो जाएगा। हाँ। पहले नेपाल ने भी थोड़ा बहुत किया, अब पाकिस्तान भी कर रहा है। ये नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम दक्षिण एशिया के सब मुल्कों आपसी जो से इंटीग्रेशन करें, फिर दूसरों को बाहर से लाएं। ऐसे थोड़ी होता है कि हम तो खुद अलग थलग हैं, तो हम दूसरे को मेंबर बनवाने के लिए क्या पहल करेंगे? अफगानिस्तान तक आपकी पहुंच नहीं है, आपके नॉर्थ ईस्ट तक ठीक तरह संबंध नहीं है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, और बाकी आप चीन को लाना चाह रहे हैं। ये तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान इस पर राजी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि सार्क के प्लेटफॉर्म को दूसरे देशों के साथ और ख़ास तौर से सार्क देशों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही सार्क में तमाम देशों की और ख़ास तौर से पाकिस्तान की उस तरह से सहमति ना देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया। ये थी पहली खबर। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय बदलने के प्रस्ताव को आज औपचारिक मंजूरी मिल गई। समाजवादी पार्टी और सीपीआई ने हालांकि इसका विरोध किया था, लेकिन ज्यादातर दलों ने इसका स्वागत किया। राज्यसभा के नियमों संबंधी समिति की 13वीं रिपोर्ट में सुझाए गए संशोधन को एक संशोधन के साथ ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। उपसभापति पीजे कुरियन ने नियमों संबंधी समिति की रिपोर्ट के आधार पर बदलावों का प्रस्ताव पेश किया। इसके तहत प्रश्नकाल का समय 11 की जगह 12 बजे करने और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय को बदलने का प्रस्ताव था। The 13th report of the Committee on Rules owes its origin to a proposal received from the General Purpose Committee to shift the commencement of question hour from 11 AM to 12 noon. इस प्रस्ताव का कांग्रेस और बीजेपी समेत अधिकतर दलों ने समर्थन किया। I support and I plead that this August House may kindly accept, because with this the changes will ensure the individual members. Thank you. सबकी मंशा और सबकी नियत यही है कि जो भी हमारे पास समय है उस समय का सकारात्मक ढंग से उपयोग हो सके, रचनात्मक ढंग से उपयोग किया जा सके। My humble submission to all honorable members of this house to accept the changes and don't be apprehensive. Let us see what happens if there at all there is no improvement in the near future. Then certainly the house has the right to reconsider. Shifting this from 11 to 12 had a definite reasoning behind it, and which I feel that it was justified, and that is why it was shifted to 12. And therefore we support it. Of course, if it does not work for any reason. हालांकि समाजवादी पार्टी और सीपीआई ने इन बदलावों का विरोध किया। एक तो मेरा अमेंडमेंट है, जो आपने स्टार्ट क्वेश्चन को 20 की जगह 15 किया है और अनस्टार्ट को 175 की जगह 155 किया है। एक तो इसको फिर बदल दिया जाए, जैसा पुराना था कर दिया जाए। दूसरा, क्वेश्चन आवर 11 ही बजे रखा जाए, 11 से 12, 12 से 1 0 आवर रखा जाए। सीपीएम सांसद पी राजीव ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय को शाम 5 बजे की जगह 2 बजे करने के मामले में संशोधन दिया था, जिसे मान लिया गया और इस बदलाव को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। दरअसल राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही में लगातार बाधा पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने चिंता जताई थी। राज्यसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने भी शून्यकाल और प्रश्नकाल के समय में बदलाव की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
काले धन को लेकर तमाम दलों की तरफ से जो मांग हो रही थी उसको लेकर आज संसद के दोनों ही सदनों में चर्चा हुई। चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार काले धन की वापसी पर अपने वादे पर कायम है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने काले धन को लेकर सरकार की घेराबंदी की और वित्त मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद सदन से वॉकआउट भी किया। राज्यसभा में आज 108 दवाइयों के दाम नियंत्रण मुक्त करने का मुद्दा उठाया गया। विपक्षी दलों ने मधुमेह, टीबी, एड्स और हृदय रोग से जुड़ी दवाओं की कीमत में बढ़ोतरी की चिंता जताई है और सरकार से सफाई मांगी है। सीपीएम के पी राजीव ने शून्यकाल में कहा कि दवाओं के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के फैसले के बाद दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। Increase the price of all medicines in this country. This is an attack on the people of this country. This government is working for the monopoly. This government is totally against the common man in this country. कांग्रेस, सीपीएम और जेडीयू ने इस मसले पर चर्चा की मांग की। This issue will be discussed in the House. What has been raised by our colleague P. Rajeev. We cannot allow a situation where poor people do not have access to life-saving medicines at affordable costs. मैं कहना चाहता हूं कि जो आनंद शर्मा जी ने बोला है, ये गंभीर मामला है, इस पर बहस होना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सदस्यों की चिंता संबंधित मंत्री तक पहुंचाने का वादा किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा में आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2014 पारित हो गया और इसके तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए अब लोकसभा में नेता विपक्ष की जगह सदन में सबसे बड़ी पार्टी के यानी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति में सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया था। विधेयक को अब राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार है। शून्यकाल के बाद दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक पर आगे की चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसका मकसद चयन प्रक्रिया से विपक्ष को बाहर रखना है, जो लोकतंत्र की परंपराओं का अपमान है। इसको इसलिए नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे कि ये सिर्फ सैलरी और अलाउंसेस के लिए ये डेफिनेशन है। अगर इस डेफिनेशन को अगर आप मानते हैं तो आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, लोकपाल एक्ट को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सीबीआई की विश्वसनीयता को बरकरार रखने का भरोसा दिया। चर्चा के जवाब में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कानून में संशोधन का मकसद सीबीआई प्रमुख के चयन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। बिल को सपोर्ट करिए और लोकतंत्र को बड़ा करिए, मेरा विज्ञप्ति इतना है। The honorable members' concern for upholding the credibility of the CBI and for making the process of the appointment of the CBI director more transparent, more smooth and more facilitated. बीजू जनता दल के सदस्य तथागत सतपथी ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया था, जो नामंजूर हो गया। सीबीआई प्रमुख का चयन करने वाली समिति में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के साथ प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। विधेयक को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मनरेगा को कमजोर करने की खबरों के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें तमाम दलों के साथ साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। हालांकि सरकार ने मनरेगा को 200 जिलों तक सीमित करने से इनकार किया है। बुधवार को मनरेगा के समर्थन में दिल्ली में हजारों लोग जुटे। इनकी मांग थी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कोई बदलाव नहीं हो। धरने में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के अलावा कई जन संगठनों से जुड़े लोग और अर्थशास्त्री भी पहुंचे। This program, attack on this program means attack on the poorest of the poor people of our country, attack on livelihood, attack on rights of food, etc. All these things. So this cannot be considered. This cannot be supported. पश्चिम बंगाल की सरकार ने पूरा अपने असेंबली में एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि वो नरेगा को हाथ नहीं लगाने देंगे। अभी त्रिपुरा ने कर ही दिया है और आपके यहाँ पे कर्नाटक में भी ये सुन रही हूँ कि ये होने वाला है। बिहार की सरकार ने लिख दिया है। तो ये चीज़ सरल नहीं है, क्योंकि आप जब इतने करोड़ लोगों के घर में आपने थोड़ी सी खुशहाली दिखा दीजिए, फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल है और ये राजनीति है। सीपीएम सांसदों ने संसद में भी ये मामला उठाया। उधर केंद्र ने मनरेगा के दायरे को घटाने से इनकार किया। कोई अब कोई विरोध करे अलग बात है, लेकिन ये
ये भी ठीक नहीं है कि 200 जिलों तक सीमित करने की कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। धरने में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि ये गरीबों का कानूनी अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये कानून पलायन और कुपोषण को रोकने के लिए कारगर उपाय है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में अश्वेत किशोर ब्राउन की पुलिस की गोली से मौत और फिर पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा न चलाने पर विरोध कई शहरों में फैल गया है। ऑकलैंड और कैलिफोर्निया में प्रदर्शनों ने दंगे का रूप ले लिया है। ऑकलैंड से 43 और फर्गुसन से 44 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। फर्गुसन में सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाए जाने के बाद वहां स्थिति शांत है। फर्गुसन शहर में साल अगस्त में हुई एक अश्वेत युवक की हत्या का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अदालत ने आरोपी पुलिस वाले को दोषी मानने से इनकार किया तो लोग सड़कों पर उतर आए। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि पीड़ित युवक के परिजनों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। I was disappointed that some members of the community resorted to violence rather than respecting what I thought were the really heartfelt words of Michael Brown Sr. And the wishes that he expressed about how he wanted his son's memory to be honored with non-violence. इस बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि लोगों का गुस्सा स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन हिंसा इसका जवाब नहीं है। As many of you know, a verdict came down, or a grand jury made a decision yesterday that upset a lot of people. And as I said last night, the frustrations that we've seen are not just about a particular incident. They have deep roots in many communities of color who have a sense that our laws are not always being enforced uniformly or fairly. दरअसल ब्राउन नाम के अश्वेत युवक को सेंट लुइस के उपनगर फर्गुसन में एक पुलिसकर्मी ने गोली मार दी थी। इस मामले में अदालत ने कहा कि आरोपी श्वेत पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते एक नज़र देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों पर। नमस्कार। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के यूनिट 1 का परिचालन दिसंबर के पहले हफ्ते से दोबारा शुरू हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। तकनीकी खामियों की वजह से सितंबर में यूनिट 1 का परिचालन रोकना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष होंगे। जस्टिस चंद्रमौली जस्टिस मार्कंडे काटजू की जगह लेंगे। जस्टिस काटजू का 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेनेरिक दवाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जनहित याचिका में कमजोर तबकों को सरकार की तरफ से दवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर मुहैया कराने की अपील की गई थी। हिसार में पत्रकारों पर हुए हमले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी। पत्रकार समूह की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के लिए कोर्ट राजी हो गया है। हरियाणा में आरोपी कथित धर्मगुरु रामपाल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान कई पत्रकार जख्मी हो गए थे। चीन के उत्तर पूर्वी प्रांत में कोयला खदान में लगी आग से 26 कामगारों की मौत हो गई है। खदान में आग भूकंप के झटके के बाद लगी। घटना में 50 लोग जख्मी हुए हैं।